आप देख रहे हैं समर्थ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इससे पहले हम बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज उस चैप्टर को जाके एक बार देख लीजिए। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं पूरा आपको 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में हम प्रोफाइल वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूं। सबसे पहले कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम 2 रूल पढ़ेंगे जो हमारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हर तीनों चैप्टर में काम में आने वाले हैं इक्वल वे में। ठीक है, तो केवल और केवल आपको ये चैप्टर में 5 मिनट समझाऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही हम AIEEE या जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन से इस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको केवल और केवल 5 मिनट फोकस करना है कंसेप्ट वाइज। उसके बाद हम पूरे जो कंसेप्ट हैं जो हमने सीखे हैं वो 5 मिनट में उसको निचोड़ के हम अप्लाई कर देंगे हमारे क्वेश्चंस में, और वही हमारा पैटर्न रहेगा पूरे इस चैप्टर में थ्रू आउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको वर्ड समझने पड़ेंगे यहाँ की परमुटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर हिंदी वालों की बात करूं, परमुटेशन का हिंदी में मतलब है क्रमचय, कॉम्बिनेशन का मतलब है संचय। सब लोगों ने आपने देखा है नंबर लॉक, जो आप अपनी ट्रॉली, सूटकेस या कोई भी जो सिक्योरिटी वाली चीज होती है वहां पे एक नंबर लॉक लगाते हैं जो 3 डिजिट का होता है जनरल वे में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी ने नंबर लॉक लगाया 679 पैटर्न पे, तो 679 यदि किसी नंबर लॉक पे आपने सेट कर दिया तो 679 जब फर्स्ट जो रिंग पे 6 आ जाएगा, सेकेंड रिंग पे 7 आ जाएगा, थर्ड रिंग पे 9 आ जाएगा, तभी वो लॉक होगा, तभी वो ओपन होगा। ऐसा होता है नंबर लॉक में। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करें या एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करें तो उस टाइम हम काम में लेते हैं परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन की कब बात आती है, जब हमें केवल और केवल सेलेक्ट करना होता है। तो यदि मुझसे कोई पूछता कि जो आपने नंबर लॉक लगाया, जो नंबर सेट किए वो कौन कौन से नंबर हैं, तो मैं बोल देता 679। अब इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा कि 6 फर्स्ट रिंग पे है, 7 सेकेंड रिंग पे है और 9 थर्ड रिंग पे है, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। और 679 को यदि विदाउट ऑर्डर में मैं लगाता चलूं तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, वो नंबर लॉक खुलेगा नहीं, लेकिन दैट इज कॉम्बिनेशन। अगर एक और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, तो पूरा इंडिया है 130 करोड़ का। 130 करोड़ की आबादी में से मैंने क्रिकेट की टीम के लिए 15 लोग सेलेक्ट किए, तो 15 लोग जो सेलेक्ट किए दैट इज कॉम्बिनेशन। कि कॉम्बिनेशन बनाया मैंने क्रिकेट टीम के लिए। अब उनका ऑर्डर क्या लेना है, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन फर्स्ट डाउन पे आएगा, दैट इज परमुटेशन। तो परमुटेशन कब काम में लेते हैं हम, अरेंजमेंट पर्पस से। अरेंजमेंट, परमुटेशन अरेंजमेंट, जब भी हमें व्यवस्थाएं बिठानी होती है, क्रम वाइज उन्हें ऑर्डर देना होता है। अरेंजमेंट बोल दो या आप बोल दो ऑर्डर, ऑर्डरिंग। ठीक है, तो क्रम की बात करें तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। और जब भी हम बात करें केवल और केवल सिलेक्शन की, तो तब काम में आता है कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपके पास 7 गेंद हैं, 8 मार्कर हैं, उनमें से आपको 3 गेंद और 2 मार्कर सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन कि आपने उन्हें सेलेक्ट कर लिया जितनी भी आपके पास क्वांटिटी थी। अब कोई बोले कि पहला लाल मार्कर होना चाहिए, दूसरा नीला होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो अरेंजमेंट की बात करता है परमुटेशन, या ऑर्डर की बात करता है एक पर्टिकुलर, जबकि कॉम्बिनेशन किसकी बात करता है, सिलेक्शन की या संचय की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें 2 रूल पढ़ने वाले हैं, एक होता है एडिशन रूल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद आज के लेक्चर में हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ करेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको। पहला जो रूल है इसमें वो है गुणन का नियम या मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। गुणन का नियम या बोल दूं मैं प्रोडक्ट रूल। जो सेकंड वाला है वो है हमारा योग का नियम, जिसे मैं बोल सकता हूं एडिशन रूल। ध्यान से समझना। मान लीजिए
ए पे एक व्यक्ति खड़ा है, ए पे एक पर्सन है, ए बी सी 3 स्टेशन है या 3 गांव है या 3 सिटी, आप कुछ भी मान लीजिए। ए पे एक पर्सन खड़ा है, ए से उसे सी पर जाना है। ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन है जो ए पे खड़ा है, उसे सी स्टेशन पर पहुंचना है, सी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है। ए से बी पर जाने के टोटल रास्ते हैं 3, या तो पहले वाले रास्ते से चले जाए या दूसरे रास्ते से चले जाए या तीसरे रास्ते से चले जाए। और फिर बी से सी पर जाने के टोटल रास्ते हैं 4, या तो पहले वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से या फोर्थ वाले से। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है, उसे ए से जाना है, ए से चलना है और कहां पहुंचना है, सी पर। मतलब ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना पड़ेगा। इट मींस प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है, पहली बात, जब आपको हर एक्टिविटी, जो भी उसके अंदर प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी है, वो सभी एक्टिविटी आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो हमेशा यूज होगा प्रोडक्ट रूल। दोबारा सुनना, एक व्यक्ति था, एक पर्सन था जो ए प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसे सी प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो देखो, उसे सबसे पहले बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा। जबकि इसके उलट अगर योग के नियम की बात करूं, एडिशन रूल की बात करूं, तो ध्यान से समझना। दोबारा यहां पे ए पे एक व्यक्ति खड़ा है, अब की बार मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति है जो ए पे खड़ा है, उसे ए स्टेशन छोड़ना है। अब ए स्टेशन छोड़ना है तो हो सकता है या तो वो बी पे चला जाए या हो सकता है वो सी पे चला जाए। बी पर जाता है तो उसके पास 3 तरीके, या तो पहले तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से। सी पर जाना है तो 4 तरीके, या तो पहले तरीके से, दूसरे से, तीसरे से या चौथे तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है सबसे पहले आपको कि यहां पे क्या बोल रहा है कि एक बंदा जो ए पे खड़ा है, उसे ए स्टेशन छोड़ना है। इसका मतलब या तो वो बी पे जा सकता है या वो सी पे जा सकता है। इसका मतलब उस पर्सन के पास चॉइस है, वो अपनी तरफ से इधर भी जा सकता है, अपनी तरफ से इधर भी आ सकता है। इट मींस योग का नियम कब काम करता है, जब आदमी के पास चॉइस होती है। ठीक है, इधर की बात करें प्रोडक्ट रूल की, तो जो व्यक्ति ए पे खड़ा है उसे सी पे जाना है तो उसे बी पे भी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पर भी जाना पड़ेगा। इट मींस हर एक्टिविटी में उसे एनरोल होना पड़ेगा, हर एक्टिविटी उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी। बोलो हां कि ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ए से सी पर जाने के टोटल रास्ते, कुल रास्ते या कुल प्रकार, कुल रास्ते या कुल प्रकार। ध्यान दो, अब ए से सी पर जाना है उसे, तो ए से बी भी जाना पड़ेगा, बी से सी भी जाना पड़ेगा। मतलब देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके मन में, ऑब्वियसली आप सोल्व करते हो तो मन में आपके प्रोसेस चलता है, थिंकिंग प्रोसेस चलता है। तो देखो, जैसे मैं क्वेश्चन करने लगा, क्वेश्चन आया कि ए से बी पर जाने के टोटल रास्ते हैं 3, बी से सी पर जाने के टोटल रास्ते हैं 4, बताओ कि ए से सी पर कितने तरह से वो जा सकता है। तो मैंने जब इस क्वेश्चन को ट्राई करने लगा, मैं सोल्व करने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि ए से बी पे जा सकता है वो 3 तरीके से, और बी से सी पर जा सकता है 4 तरीके से, और उसे जाना है ए से सी तक। इट मींस ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना पड़ेगा। इट मींस जब भी प्रोडक्ट रूल आए तो इसमें एंड की बात होती है, एंड की बात होती है। इट मींस और की बात होती है, तथा की बात होती है। मतलब दोनों प्रोसेस, तीनों प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं वो सभी प्रोसेस उसे कंप्लीट करने हैं। तो ए से बी पर जाने के रास्ते कितने थे, 3, बी से सी पर जाने के रास्ते कितने थे, 4, तो टोटल वेज आ गए 12, कि 12 वेज हैं जिससे वो ए से सी पर पहुंच सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर ए से बी पे पहले रास्ते से जाए तो देखो, 1 पूरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलर वे में इस वाले थर्ड रास्ते से बन जाएगा 9, 10, 11 और 12। तो 12 वेज आ गए कि वो ए डेस्टिनेशन से सी डेस्टिनेशन पर जा सकता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट रूल में आपको केवल और केवल इतना सा याद रखना है अब, कि जब भी हमारे जितने भी प्रोसेस एनरोल हो रहे हैं, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हर प्रोसेस का, तो हम हमेशा लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। और जब हमारे मन में चॉइस आ जाए
कि या तो ये करना है या वो करना है, तो हमेशा एडिशन रूल लगेगा। इट मींस एडिशन रूल कब लगता है? और के केस में, अथवा के केस में, या चॉइस के केस में। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको ए स्टेशन छोड़ना है, तो हो सकता है वो बी पे चला जाए या हो सकता है वो सी पे चला जाए। तो बी पे जाने के टोटल रास्ते कितने हैं? 3। सी पर जाने के टोटल रास्ते कितने हो गए? 4। तो देखो, ए स्टेशन छोड़ने के तरीके, बी पे जाएगा तो 3 तरीके से, या सी पे जाएगा तो 4 तरीके से। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 7। अब आपको अभी के अभी ये दोनों चीज भूल जानी है। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, एडिशन रूल क्या होता था, जब क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तब दोबारा सीख लेंगे। बस आपको इतना सा याद रख लो कि प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब एंड का भाव आता है, एंड का इमोशन आता है उस क्वेश्चन में, कि आपको हर प्रोसेस कंप्लीट करना है। और एडिशन रूल तब लगता है जब चॉइस आ जाए, अथवा आ जाए, और आ जाए। और प्रोडक्ट रूल कब लगता है? जब आपको हर प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। आई थिंक आपको ये पूरा प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन हम लेंगे जो आपके AIEEE जेईई मेंस में पूछा गया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लेटर्स हैं, क्वेश्चन में लिख भी देता हूं। 4 लेटर्स हैं हमारे पास, और क्या है? 5 लेटर बॉक्स है। 4 लेटर हैं और 5 लेटर बॉक्स हैं। तो ध्यान देना, ये जो लेटर हैं और 5 लेटर बॉक्स हैं, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेज टू पुट और इंसर्ट 4 लेटर्स इनटू 5 लेटर बॉक्स। कितने तरीकों से मैं 4 पत्रों को 5 लेटर बॉक्स में डाल सकता हूं। सबने देखा है कि डाक ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस होता है, वहां पे पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स बने होते हैं, हम डाक भेजते तो वहां डालना होता है। वही चीज है, पुराने जमाने में होती थी, लेकिन क्वेश्चन रिलेवेंट है। कैसे? अभी हम इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि 3 स्टूडेंट है और या 5 स्टूडेंट है, आपको 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कैसे कर सकते हो। तो सिमिलर वे है, लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब भी हम लेटर बॉक्स में डालने जाएंगे तो हमारे पास लेटर, मतलब हम, क्योंकि लेटर हमारे पास है, तो हमारे पास चॉइस है कि मैं या तो इस लेटर बॉक्स में डाल दूं, इस लेटर बॉक्स में डाल दूं, इसमें डाल दूं, या उसमें डाल दूं। क्या लेटर बॉक्स के पास चॉइस है क्या कि यार ये लेटर तो मेरे पास ही आना चाहिए? ऐसा थोड़ी ना होगा। जहां मेरी मर्जी होगी वो लेटर में उस लेटर बॉक्स में डालूंगा। ये बात सबको समझ आती है क्या, कि लेटर के पास चॉइस है कि वो किस लेटर बॉक्स में जाना चाहता है। ये बात सबको समझ आ गई क्या? फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सोचो, 4 लेटर है, तो पहला वाला जो लेटर है उसके पास चॉइस है कि वो उन 5 बॉक्सेस में किसी भी बॉक्स में जा सकता है। तो पहले लेटर के पास टोटल तरीके कितने हैं? 5 तरीके, कि वो 5 लेटर बॉक्स में किसी में भी जा सकता है। तो पहले लेटर को डालने के तरीके कितने हो गए? 5। पहली बात। सेकंड बात ये कि मुझे चारों के चारों लेटर बॉक्स में डालने, इसका मतलब हर प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और हर प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो पहले लेटर को डालने के तरीके 5। सिमिलर वे में सेकंड लेटर को डालने के तरीके भी कितने हो जाएंगे? 5। सिमिलर वे में थर्ड लेटर को डालने के तरीके 5, और सिमिलर वे में फोर्थ वाले लेटर को डालने के तरीके कितने? 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझा देता हूं, AIEEE में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। पहला लेटर थे हमारे पास, टोटल 4 लेटर थे। पहले लेटर को जब हम डालने गए तो हमारे पास ऑप्शन थे, 5 लेटर बॉक्स थे। या तो मैं पहले वाले में डाल सकता था, सेकंड वाले में डाल सकता था, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, किसी में भी डाल सकता था। तो पहले लेटर को डालने के तरीके मेरे पास थे 5। करना मेरे को क्या है? चारों के चारों लेटर डालने। इट मीन सबके बीच में इनटू आएगा, ये बात तो मुझे समझ आ गई। सिमिलर वे में मैंने पहला लेटर डाल दिया। अब सेकंड लेटर में डालने लगा तो वही दोबारा 5 ऑप्शन मेरे पास, किया तो पहले लेटर बॉक्स में डाल दूं, सेकंड में डाल दूं, थर्ड में डाल दूं, फोर्थ में डाल दूं, या फिफ्थ में डाल दूं। तो सिमिलर वे में सेकंड लेटर
को लेटर बॉक्स में डालने के तरीके 5, सिमिलर वे में थर्ड वाले लेटर को और सिमिलर वे में फोर्थ वाले लेटर को डालने सभी थे, तो बीच में क्या आया इनटू, आंसर कितना आया 5 की पावर 4। अब इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए आप, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, हम क्या करना है, जो चीज को उठा सकते हो उस चीज को उठा दो। अब ध्यान रखो, क्या लेटर बॉक्स को उठा के लेटर के पास लेके आओगे क्या? नहीं, हमेशा लेटर को लेटर बॉक्स में डालोगे, हाँ कि ना, ये तो सबको पता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि 3 हमारे पास प्राइज है, 3 प्राइज को 5 स्टूडेंट में आपको बांटना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्राइज यहां पे रखा है, स्टूडेंट को लाए प्राइज के पास, भाई तू उठा ले, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। स्टूडेंट को बुलाते हैं और प्राइज उसको अपने हाथ से देते हैं, ऐसे करते हैं। इसका मतलब वहां पे प्राइज को हम उठा रहे हैं, यहां पे हम किसको उठा रहे हैं, लेटर को, और लेटर बॉक्स कितने थे 5, तो जो उठ सकता है उसे उठा दो। उठेगा क्या, लेटर, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। सिंपल, जो चीज उठ सकती है उसे उठा दो और जो चीज नहीं उठ सकती उसे बेस बना दो, तो आंसर कितना हो गया 5 की पावर 4। आई थिंक आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, जिस क्वेश्चन की मैं आपसे तब से बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन भी आ गया है कि कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ प्राइज हैं, हमें उन प्राइस को स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कितने कितने वेराइटी हो सकती है क्वेश्चन की, वो सभी वेराइटी मैंने इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से समझाने का ट्राई करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 प्राइज हैं, सबसे पहले तो 3 प्राइजेस, स्टूडेंट कितने हैं 5 स्टूडेंट्स। वो बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, 3 पुरस्कारों को 4 छात्रों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 3 डिफरेंट प्राइजेस इनटू 4 स्टूडेंट्स व्हेन। पहली कंडीशन क्या लगा रहा है कि यदि कोई भी छात्र कितने ही पुरस्कार ग्रहण कर सकता हो, इफ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ प्राइजेस ए स्टूडेंट कैन रिसीव। ये जो पहली वाली इसकी कंडीशन है, ये सेम पुराने वाले क्वेश्चन की कंडीशन है। कैसे, हमने उस वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे पास 4 लेटर थे और 5 लेटर बॉक्स थे, हमसे ये बोला था कि 4 लेटर को मैं 5 लेटर बॉक्स में कैसे डाल सकता हूं। अब सोचो, पहला लेटर 5 लेटर बॉक्स में किसी में भी डल गया, मान लो ए लेटर बॉक्स में डल गया, सेकंड ए में भी तो डल सकता है, तभी तो आपने 5 लिखा। इट मींस वहां भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी लेटर बॉक्स कितने ही लेटर रिसीव कर सकता था, सेम कंडीशन थी। तो देखो यहां भी पहली वाली कंडीशन सेम है कि कोई भी स्टूडेंट कितने ही प्राइज ले सकता है, इफ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ प्राइजेस अ स्टूडेंट कैन रिसीव। तो सेम चीज, जो चीज उठ सकती है उसे उठा दो। क्या उठ सकती है, प्राइज, क्योंकि आप प्राइज को ही तो दोगे, प्राइज को ही तो उठाओगे, ऐसा थोड़ी ना है कि स्टूडेंट को उठा के प्राइज के पास लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। बोलो किसी को कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा 3 और 4 है, 4 स्टूडेंट है भाई, ये वाला 3 प्राइज है 4 स्टूडेंट है, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 सोल्व करिएगा, कितना आएगा 64। चलिए इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम, जो हमने लेटर और लेटर बॉक्स में देखा था। पहली प्राइज हमारे पास आई, जैसे मैं पहली प्राइज देने लगा तो मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट थे। अब ये जो पहली प्राइज है वो 4 स्टूडेंट में मैं किसी को भी दे सकता हूं, मतलब पहली प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो गए मेरे पास 4। तीनों प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मींस आएगा हमेशा इंटू इंटू, ये बात सबको पता है। अब हमसे बोला है कि एक स्टूडेंट कितनी भी प्राइज ले सकता है, तो जब मैं सेकंड प्राइज बांटने लगा तो सेकंड प्राइज जब बांटने लगा तब वो दोबारा वही चीज कि कितनों को बांट सकता हूं, तो 4 स्टूडेंट है तो दोबारा सेकंड प्राइज को भी मैं 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो सेकंड प्राइज को बांटने के तरीके भी कितने 4। सिमिलर वे में थर्ड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके भी कितने 4। आंसर 4 की पावर 3, इट मींस 64। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई कंडीशन ना हो या यू बोले कि आप कितने भी प्राइस किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हो, तो सेम जो चीज उठ सकती है उसे उठा दो, या तरीके से भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए सेकंड इसके पार्ट पे चलते हैं आगे। हमको बोले यदि किसी भी छात्र को 1 से अधिक पुरस्कार ना मिले
इफ नो स्टूडेंट कैन रिसीव मोर देन 1 प्राइज। ध्यान से समझना, 4 स्टूडेंट थे मेरे पास, मैं बना देता हूं एक बार के लिए आपको। ये है S1, ये है S2, ये है S3 और ये है S4, और यहां पे है मेरे पास प्राइज 1, प्राइज 2 और प्राइज 3। क्या बोल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को एक से अधिक प्राइज नहीं मिले। तो जब प्राइज 1 की बारी आई, मेरे पास एक प्राइज है फर्स्ट नंबर की कि इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के पास। तो इस जब पहली प्राइज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया तो मेरे पास 4 बच्चे थे। इन चारों में से मैं किसी को भी वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। इट मींस पहली प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो गए? 4। हाँ कि ना? अब वो 4 तरीके हैं। इट मींस किसी एक बच्चे को मैंने वो प्राइज दे दी है। हाँ कि ना? इट मींस वो दे दी है तो वो अब नहीं लेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला क्या बोला है कि कोई भी बच्चा एक से अधिक प्राइज नहीं ले सकता। मान लीजिए पहली प्राइज थी वो 4 बच्चों को मैं दे सकता था, तो P1 को देने के तरीके टोटल कितने हो गए? 4। मान लीजिए वो S2 बच्चे ने प्राइज ली है, ये जो P1 प्राइज है वो S2 बच्चे ने लिए, तो S2 खत्म हो गया खेल से। बच्चे कितने? 3 बच्चे, S1, S3 और S4। तो जो P2 वाली प्राइज है उसे मैं कितने बच्चों में बांट पाऊंगा? 3 बच्चों में। बोलो हाँ कि ना? अब की बार मान लीजिए S1 को दे दी, तो जो P3 प्राइज है वो कितने बच्चों को दे सकता हूं मैं? 2 बच्चों को। बोलो, ये सबको बात समझ में आई? क्योंकि एक बच्चे को मैं मैक्सिमम 1 दे सकता था, जैसा क्वेश्चन वाला बोला है। आपके क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अब ये बताओ मुझे कि यहां पे सब बीच में इंटू आएगा या प्लस आएगा? मुझे तीनों प्राइज बांटनी है बच्चों में, मतलब तीनों प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बराबर कितना? 24। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला पार्ट हमने समझ लिया, सेकंड वाला पार्ट समझ लीजिए। अब थर्ड वाला पार्ट एक बार अच्छे से देखिएगा। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए एक बार। क्वेश्चन है कि यदि किसी भी छात्र को सभी पुरस्कार ना मिले, इफ नो स्टूडेंट शुड रिसीव ऑल द प्राइजेस। यदि किसी भी छात्र को सभी पुरस्कार नहीं मिले, तो मान लो, हम तो मान लेते हैं कि सभी छात्रों को, मतलब हमारे पास यदि S1, S2, S3 और S4 4 स्टूडेंट है, या ABCD करके 4 स्टूडेंट मान लो, तो हो सकता है कि A स्टूडेंट को चारों प्राइज मिल जाए, B स्टूडेंट को चारों प्राइज मिल जाए, C स्टूडेंट को चारों प्राइज मिल जाए और D स्टूडेंट को चारों प्राइज मिल जाए। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि किसी भी बच्चे को चारों के चारों, या किसी भी बच्चे को तीनों के तीनों प्राइज कभी भी नहीं मिलते हो। हम बोल रहे हैं कि मिलते हो, तो क्या करना होगा? अगर मेरी कंडीशन ये है, वो बोल रहा है कि नहीं मिलने चाहिए और मैं बोल रहा हूं मिलने चाहिए, तो क्या करूं? टोटल में से वो कंडीशन हटा दूं जिसमें सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? तीनों प्राइज ले रहे हैं। बोलो, ये बात सबको समझ आई क्या? क्या बोल रहा था कि यदि कोई भी बच्चा पूरे प्राइज रिसीव नहीं करता हो, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 3 प्राइज है, तो एक बच्चा मान लो मैं हूं और 3 प्राइज है, तो मुझे तीनों की तीनों प्राइज नहीं मिले। सिमिलर वे में जो दूसरा बच्चा है उसे भी तीनों की तीनों प्राइज नहीं मिले। सिमिलर वे में तीसरे बच्चे के लिए और सिमिलर वे में फोर्थ बच्चे के लिए। लेकिन मैंने क्या किया? मैं ऐसा कर सकता हूं कि टोटल तरीके में से मैं वो तरीके हटा दूं जिसमें मुझे पूरी प्राइज मिल रही हो, इस वाले बच्चे को भी पूरी प्राइज मिल रही हो, उस वाले बच्चे को भी पूरी प्राइज मिल रही हो। तो इन वाले तरीकों को करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि टोटल वेज में से आप वो चीज घटा दो जो वो कह रहा है उसके विपरीत। देखना कैसे? उसने बोला कि किसी भी बच्चे को पूरी प्राइज नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? टोटल वेज, टोटल तरीके कितने आए थे हमारे? 4 की पावर 3। देखो, जो उठ सकता है उसे उठा दो, 4 की पावर 3 माइनस क्या कर दो? वो तरीके जिनमें A बच्चे को पूरी प्राइज मिल जाए, B बच्चे को तीनों प्राइज मिल जाए, C बच्चे को तीनों प्राइज मिल जाए और D बच्चे को भी तीनों प्राइज मिल जाए। तो टोटल वेज माइनस A को तीनों प्राइज, ऑल प्राइजेस A
और बी और सी और डी। कैसे हो सकता है? ए को मिल जाए, हो सकता है बी को मिल जाए, हो सकता है सी को मिल जाए, हो सकता है डी को मिल जाए। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि ए को ही मिलेगी वो तीनों प्राइज। 4 बच्चे हैं तो चारों में किसी को भी मिल सकती है। इट मींस इस अंदर वाले केस में किसकी बात करेंगे हम? एडिशन रूल की। हो सकता है ए को मिले, हो सकता है बी को मिले, या हो सकता है सी को मिले, या हो सकता है डी को मिले। इट मींस 24 आ गई हमारे पास। तो देखो 4 की पावर 3 माइनस, अगर ए को तीनों प्राइज दे दूं मैं, मेरे पास 3 प्राइज यहां पे रखिए, ठीक है, ये 3 मेरे पास प्राइज है, एक डस्टर और ये 2 मार्कर। एक 4 बच्चे यहां पे बैठे, उन पहले वाले बच्चे को मैंने तीनों प्राइज दे दी। तो कितने तरीके से दे रहा हूं? एक तरीके से ही तो दे रहा हूं। तो देखो ए वो तीनों प्राइज ले जाए, उसका तरीका कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1, या बी ले जाए, या सी ले जाए, या डी ले जाए। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये लास्ट वाला बताओ, किसी को कोई दिक्कत? तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। सोल्व करना है, आंसर पाना है। 64 माइनस 4 इट मींस 60। तो ऐसे 60 तरीके हैं जिसमें ए को सभी प्राइज नहीं मिलेगी, बी को सभी प्राइज नहीं मिलेगी, सी को सभी प्राइज नहीं मिलेगी और डी को सभी प्राइज नहीं मिलेगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है? टोटल तरीके माइनस वो जो कह रहा है उसके उल्टे कर दो। वो बोल रहा है कि किसी भी बच्चे को पूरे प्राइज नहीं मिले, हम क्या करेंगे? पूरी प्राइज एक ही बच्चे को दे देंगे। अब हो सकता है वो ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए या डी हो जाए। तो टोटल में से वो तरीके घटा दो जिसमें एक ही बच्चा क्या करे? सभी प्राइज ले जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्लास है, उसमें 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में हमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्राइजेस का। ध्यान से समझना दोबारा। हमारे पास स्टूडेंट है 20, ये 20 स्टूडेंट है। हमें फिजिक्स के प्राइज बांटने हैं कितने? 2। केमिस्ट्री के प्राइज बांटने हैं हमें 2। फिर मैथ्स के प्राइज बांटना है हमें केवल और केवल 1, क्योंकि रवि सर को टॉपर पसंद है तो केवल और केवल वो 1 प्राइज देंगे, सेकंड प्राइज की कोई बात ही नहीं करेंगे। इंग्लिश वाली मैम है तो 3 प्राइज देगी। 3 बच्चों से प्यार है इंग्लिश वाली मैम को, तो चलो भाई 3 प्राइज बांट देंगे इंग्लिश वाले मैम के। तो टोटल 20 बच्चे हैं, उनमें सब्जेक्ट वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्राइजेस का। फिजिक्स के 2 प्राइज, केमिस्ट्री के 2 प्राइज, मैथ्स का 1st प्राइज और इंग्लिश के 3 प्राइज। सबसे पहले ये जान लो आप कि जो बच्चे को फिजिक्स का प्राइज मिल सकता है वो बच्चा इंग्लिश में भी ले सकता है, वो बच्चा मैथ्स में भी ले सकता है, वो बच्चा हिस्ट्री में भी ले सकता है। ये बात सबको पता होती है कि मान लीजिए सुरेश है, वो हिस्ट्री में भी टॉपर हो सकता है, इंग्लिश में भी टॉपर हो सकता है, मैथ्स में भी टॉपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सब्जेक्ट की बात करें। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैंने 1st प्राइज दे दिया तो उस बच्चे को उसी सब्जेक्ट में 1st प्राइज कभी भी नहीं मिलता, ये सब बच्चों को पता है। तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म। टोटल 20 बच्चे, तो फिजिक्स के 1st प्राइज जो हम देंगे उसको देने के तरीके हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 20। तो फिजिक्स के 1st प्राइज को हमें देने के तरीके कितने हो गए? 20। जब फिजिक्स के 2nd प्राइज की बात करेंगे तो फिजिक्स की जब 1st प्राइज हमने दिया 20 तरीकों से हम दे सकते थे उसे, तो 20 बच्चों में से किसी एक बच्चे को हमने वो फिजिक्स की 1st प्राइज दे दी। तो अब जो फिजिक्स की 2nd प्राइज दूंगा वो कितने बच्चों में मैं बांट सकता हूं? 19 बच्चों में। तो ये फिजिक्स के दोनों प्राइज बांटने के तरीके आ गए मेरे पास 20 इंटू 19। इंटू क्यों किया? क्योंकि फिजिक्स की 1st भी बांटनी है और 2nd भी बांटनी है, केमिस्ट्री की 1st भी बांटनी है, 2nd भी बांटनी है। इट मींस ये जो सब प्राइज हैं वो सभी प्राइजों का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये बात तो पक्का पता है कि मुझे यहां पे कौन सा रूल लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। सब बच्चों को समझ आ रही है बात? चलिए अब केमिस्ट्री का 1st प्राइज बांटना है, तो केमिस्ट्री का 1st प्राइज वही सेम चीज कि 20 बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं 20 बच्चों में से किसी भी बच्चे को वो प्राइज दे सकता हूं। तो केमिस्ट्री की 1st प्राइज बांटने के तरीके 20, केमिस्ट्री की 2nd प्राइज बांटने के तरीके 19, फिर मैथ्स की 1st प्राइज बांटनी है तो मैथ्स की 1st प्राइज बांटने के तरीके टोटल कितने? 20। इंग्लिश की 1st प्राइज, इंग्लिश की 1st प्राइज दोबारा क्लास में 20 बच्चे, इंग्लिश की 1st प्राइज बांटने के तरीके टोटल कितने? 20। अब
किसी एक बच्चे को मैंने वो दे दी तो टोटल सेकंड प्राइज के लिए बच्चे कितने बचेंगे 19। तो इंग्लिश की सेकंड प्राइज को बांटने के तरीके 19 और इंग्लिश की थर्ड प्राइज को बांटने के तरीके 18। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, इसे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक बार पढ़ो। और वहां पे कुछ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, वो चीज क्या है? अनसक्सेसफुल ट्राइज, असफल प्रयासों की संख्या। अभी तक जो भी हम करते हैं उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइज, नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल वेज। यहां पे क्या पूछ रहा है? अनसक्सेसफुल ट्राइज। देखना, एक नंबर लोक है मेरे पास, ये मेरे पास नंबर लोक है। हम जानते हैं नंबर लोक सभी बच्चों ने देखा है, ट्रॉली सूटकेस में लगाते हैं जनरली। ठीक है, जो पहला जो नंबर है, पहली जो नंबर रिंग है, उस पे क्या है? सभी वोल्स लिखे हुए हैं। सभी वोल्स का मतलब सभी स्वर लिखे हुए हैं। वोल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो ए ई आई ओ यू, ऐसे टोटल 5 वोल्स बने हुए हैं फर्स्ट रिंग पे। तो फर्स्ट रिंग पे टोटल कितने हैं? 5। सेकेंड रिंग किसकी है? अल्फाबेट्स की। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो सेकेंड रिंग को मैं फिल कैसे कर सकता हूं? टोटल 26 तरीकों से। इट मीन सेकेंड रिंग पे टोटल डिजिट्स कितनी है? 26। ध्यान से समझना, थर्ड रिंग की बात आती है। यहां क्वेश्चन ये था बेसिकली, उसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा था कि लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन उसने लिखी हुई थी, जबकि ये हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वहां से क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग कर दिए। क्वेश्चन क्या है? हमें बोल रहा है कि थर्ड नंबर पे प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। थर्ड रिंग पे अभाज्य संख्या है जो कि कैसी है? 10 से छोटी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 11th क्लास के बच्चे को कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या केवल और केवल 1 से डिविजिबल होते हैं। और प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो देखना, 2 क्या प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 2 केवल और केवल 2 से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। 3 की बात करूं तो 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है और केवल 1 से है। 4 की बात करूं तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल हो जाता है। 5 की बात करूं तो 5 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 1 और 5 से ही डिविजिबल होता है। 6 की बात करूं तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 की बात करूं तो 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 1 और 7 दोनों से ही डिविजिबल होता है, केवल और केवल। 8 की बात करूं तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 की बात करूं तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और किसकी बात करी उसने? प्राइम नंबर लेस देन 10। इट मींस 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं केवल और केवल कितनी होती है? 4। तो तीसरी रिंग को भरने के तरीके मेरे पास कितने हैं? 4। या तीसरी रिंग पे टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ये लिख लो यहां पे, 2 3 5 7। जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन आपको बाद में पता रहे इसलिए ये मैंने लिख दिया। अब हमें क्या बोल रहा है वो कि नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्राई टू ओपन द नंबर लॉक। उस नंबर लॉक को खोलने के असफल प्रयासों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम टोटल वेज देखते हैं उस नंबर लॉक को सेट करने के या उसको खोलने के। तो देखना, नंबर ऑफ वेज टू ओपन नंबर लॉक। अब नंबर लॉक को खोलना है तो पहली रिंग वाली डिजिट्स को भी काम में लेना है, सेकंड रिंग वाली डिजिट्स को भी काम में लेना है, थर्ड रिंग वाली डिजिट्स को भी काम में लेना है। ये बात सबको पता है। पहली रिंग को मैं कितने तरीके से मूव करा सकता हूं? 5 तरीके से। सेकंड रिंग को 26 तरीके से, थर्ड रिंग को 4 तरीके से। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? तीनों रिंगों को मुझे मूव कराना है, तीनों रिंगों को मुझे यूज में लेना है। नंबर लॉक सबने यूज किया है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? मल्टीप्लीकेशन। जब सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन रूल आ जाता है। सोल्व करो, आंसर पाओ। 26 इंटू 20। देखो एक बच्चा क्या करेगा? 20 को 26 से मल्टीप्लाई कर रहा है। एक बच्चा जो होशियार है वो क्या करेगा? 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 0 आगे चिपका देगा। तो 26 इंटू 2 कितना होता है? 52। 0 आगे लगा दो, मतलब 5 to 0 तरीकों से मैं उस नंबर लॉक को सेट कर सकता हूं, हाँ कि ना?
ऑप्शन में दिया भी होगा पहला ऑप्शन 520, आप सही करके आओगे, जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे एक बच्चा बोलेगा 519 और आपका हो जाएगा नेगेटिव। कैसे होगा ध्यान से समझो। क्वेश्चन वाले ने बोला है अनसक्सेसफुल ट्राई, ये तो क्या है टोटल ट्राई। अब इस ट्राई में एक ट्राई वो भी तो हुई होगी सक्सेसफुल वाली। मान लीजिए आपने लगाया 672 करके लो, तो जब इसमें आप 672 फिल कर दोगे तो वो नंबर लॉक ओपन हो जाएगा, इट मींस सक्सेसफुल इवेंट बन जाएगा। हमसे पूछा है अनसक्सेसफुल ट्राई, तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्राई कितना हो जाएगा। टोटल तरीकों में से एक तरीका कौन सा हट जाएगा, जहां पे वो लॉक खुला था। इट मीन सक्सेसफुल ट्राई कितनी थी, एक थी, जहां पे वो लॉक खुल जाता था, जो पैटर्न आपने सेट किया वो पैटर्न बन जाता था, तो वो नंबर लॉक खुल जाता था। इट मींस वन कौन सा है, सक्सेसफुल वाला इवेंट। आपसे पूछा है अनसक्सेसफुल ट्राई, तो आंसर कितना आ जाएगा 519। बोलो किसी को कोई दिक्कत, तो असफल प्रयासों की संख्या आ जाएगी टोटल 519। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अभी तक समझ आया होगा। आपको आज थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। एक बार हम धीरे से 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिट प्रॉब्लम पे बढ़ जाएंगे। और ये जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है वो आपके यूपीएससी तक में पूछा जाता है, इवन प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाता है। और आपको तीनों चैप्टर यदि स्ट्रोंग है तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले, तो काफी अच्छा वेटेज है इसका अलजेब्रा में या मैथ्स में। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि गांव है और एक शहर है। अगर इंग्लिश वालों की बात करूं तो एक विलेज है और एक सिटी है। विलेज और सिटी के बीच में जाने के रास्ते टोटल हैं हमारे पास 5। ठीक है, मतलब एक बंदा विलेज पे खड़ा है, उसे सिटी जाना है और सिटी से वापस विलेज आना है। ये गांव से शहर गया और शहर से वापस कहां आया, गांव। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बताना है। देखना, एक बंदा है जो गांव पे खड़ा है, उसे कहां जाना है, शहर जाना है, सिटी जाना है। जबकि विलेज से सिटी के बीच में टोटल रास्ते कितने हैं, टोटल पाथ कितने हैं, 5 पाथ हैं। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो गांव से शहर के बीच में है टोटल 5 पाथ, 5 रास्ते, 5 रास्ते। और उस बंदे को गांव से शहर जाना है और शहर से गांव आना है, तो टोटल कितने तरीकों से वो गांव से शहर जाके शहर से वापस गांव को आ सकता है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, गांव से शहर भी जाना है और शहर से गांव भी आना है। इट मींस कौन सा रूल लगेगा, आप सबका आंसर आना चाहिए। जहां आप जगह पे, अपनी जगह पे जहां पे वीडियो देख रहे हैं, वहां आपका सबका आंसर आना चाहिए कि सर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि उसे गांव से शहर भी जाना है, शहर से वापस गांव भी आना है। इट मींस सभी प्रोसेस को करना है, जो भी प्रोसेस उसमें लग रहे हैं। अब हम जानते हैं कि गांव से शहर कितने तरीकों से जा सकता है, वो टोटल 5 तरीकों से, हाँ कि ना। फिर शहर से गांव कितने तरीके से आ सकता है, 5 तरीके से। और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट टूल। क्यों लगेगा प्रोडक्ट टूल, क्योंकि गांव से शहर गया तो टोटल 5 तरीके, शहर से गांव वापस आया तो टोटल 5 तरीके, और उसे दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। तो 5 × 5 आंसर कितना आ जाएगा, 25। बोलो समझ आया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे आज की प्रोफाइल पे। ये कोई प्रोफाइल नहीं थी, नॉर्मल आप मान के चलिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिजिट प्रॉब्लम। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम उस पे बेस्ड डिजिट प्रॉब्लम पे। तो अब बने रहिए आप नेक्स्ट वीडियो तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।